Dear students, welcome to my history class. My name is D.S. Meena, PGT History, working in Kendriya Vidyalaya Rajgarh. Today I will teach you about chapter 2 of class 11, that is writing and city life. First of all, we should know the objectives of this chapter. Familiarize the learners with the nature of early urban centers and discuss whether writing is significant as a marker of civilization. यदि इसे हम हिंदी में समझते हैं तो इसे इस प्रकार समझेंगे कि इस पाठ के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रारंभिक शहरी केंद्रों की प्रकृति से शिक्षार्थियों को परिचित कराना। दूसरा, क्या सभ्यता के मार्कर के रूप में लेखन महत्वपूर्ण है। इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देखते हैं कि शहरी जीवन और लेखन के मध्य रिश्तों की क्या प्रतिक्रिया रही है, और फिर हम ये समझना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल हासिल हुए। यदि हम मेसोपोटामिया के एक्सटेंशन की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात फैला, जिसके परिणाम स्वरूप उन तमाम क्षेत्र के राज्यों के मध्य परस्पर, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखापढ़ी होने लगी थी। शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। शहरी जीवन के साथ लेखन कला की भी शुरुआत हुई, और यह प्रदेश दजला और फरात नामक नदियों के मध्य स्थित है, जिसे आज हम इराक गणराज्य के नाम से भी जानते हैं। दोनों मानचित्र से हम मेसोपोटामिया के विस्तार को समझ सकते हैं, इसके एक्सटेंशन को हम देख सकते हैं। यदि हम मेसोपोटामिया शब्द के अर्थ की बात करें तो उसके पहले उसके बैकग्राउंड को समझना होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सिटी लाइफ बिगिन इन मेसोपोटामिया, द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑल्सो स्टार्टेड विद अर्बन लाइफ, द region is situated between the rivers Tigris and Euphrates. If we talk about the word origin or the meaning of the word Mesopotamia, we will find some interesting information. मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस अर्थात मध्य और पोटामोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। अतः मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। दैट इज नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। यूफ्रेट और टिग्रिस की लोकेशन को हम दोनों मानचित्र से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोनों मैप में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से दोनों नदियां प्रवाहित हो रही हैं। वर्तमान इराक का क्षेत्र भी दिखाया गया है, और टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर की लोकेशन भी हम यहाँ देख सकते हैं। यदि हम अर्बनाइज्ड एरिया की बात करें तो सदर्न मेसोपोटामिया में हम पाते हैं सुमेर, एक्कड, बेबीलोन और असीरियाई क्षेत्र को, जो दक्षिणी भाग है मेसोपोटामिया का, और वो एक शहरीकृत क्षेत्र है। यदि हम इस क्षेत्र की भाषाओं पर गौर करें तो इस क्षेत्र की जो पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन अर्थात सुमेरी मानी गई है। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा की जगह ले ली। अक्कदी भाषा कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही, और सने 1400 ईस्वी पूर्व से अरामाइक भाषा का भी यहाँ प्रवेश हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी, और 1000 ईस्वी पूर्व के पश्चात बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ हिस्सों में हिब्रू भाषा बोली जाती है। यदि हम पुरातत्वीय खोजों की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों का आरंभ 1840 के दशक में हुआ, और वहाँ एक अथवा दो स्थानों पर उत्खनन कार्य कई दशकों तक कायम रहा, जिसमें उरूक और मारी जैसे क्षेत्र प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। 1840 के दशक से
उत्खनन कार्यों की जो प्रगति हुई वो 1873 और यहाँ तक कि 1960 के दशक तक भी देखी जा सकती है। इस प्रकार से मेसोपोटामिया के उत्खननीय क्षेत्रों में हम लगातार प्रगति देख सकते हैं। कौन से स्रोत हैं जो हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी देते हैं? तो आइए, लेट अस नो अबाउट द सोर्सेस। Sources to know about Mesopotamia: we can study hundreds of Mesopotamian buildings as well as statues, ornaments, graves, tools and seals, thousands of written documents. These all sources provide an information about Mesopotamia, and that is very important part of this civilization. One more important source by which we can know about the Mesopotamia: The Ancient Stories. प्राचीन कहानियाँ हैं जो हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। उनमें पहली है द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की एक कहानी जिसमें बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का वर्णन दिया हुआ है। स्टोरी इन द मेसोपोटामियन ट्रेडिशनल लिटरेचर रिलेटेड टू द फ्लड, एक जलप्लावन की कहानी है। इस जलप्लावन की कहानी को यदि हम समझें तो हम पाते हैं कि बाइबल के हिसाब से जलप्लावन पूरी धरती को नष्ट करने वाला था, बर्बाद करने वाला था, परंतु परमेश्वर ने इस जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखना चाहा और उसके लिए उन्होंने नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुन लिया। नोआ ने एक बड़ी विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रखा। सब कुछ जलप्लावन में समाप्त हो गया, लेकिन कुछ जोड़े जो बचाकर रखे गए थे वो सुरक्षित बच गए थे। और इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से भी हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही इसकी एक और कहानी है जिसका जिक्र गिलगामेश एपिक में होता है। तो ये तमाम कहानियाँ हमको मेसोपोटामिया के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। अब यदि हम मेसोपोटामिया और उसके भूगोल पर नज़र डालें तो हम कुछ विशेष बातों को देखते हैं। मेसोपोटामिया, जिसे हम वर्तमान इराक के नाम से भी जानते हैं, यह एक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर हिस्से में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वनों से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के तौर पर फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ पर स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए काफ़ी बारिश होती है। यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य खेती आरंभ हो गई थी। उत्तर की ओर ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की अपेक्षा जीविका का अच्छा साधन माना गया है। और दक्षिण का एक भाग रेगिस्तान है और ये वही स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों तथा लेखन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जिसे हम मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो मानचित्र हम देख सकते हैं, ये पर्वतीय श्रेणियाँ इसमें दिखाई गई हैं। दजला और फरात का क्षेत्र दिखाया गया है। सीरिया, लेबनान, ईरान, फारस की खाड़ी, अरबी रेगिस्तान, उसके चारों ओर आप देख सकते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। और इस प्रकार से ये पश्चिम एशिया का जो मानचित्र हमें पर्वत श्रेणियों की जानकारी देता है। साथ ही हम लोग यहाँ दूसरे मानचित्र में मेसोपोटामियाई माउंटेन्स, स्टेपीज, डेसर्ट, इरिगेटेड जोन ऑफ साउथ देख सकते हैं, जो पूरी तरह से हमें मेसोपोटामिया के भूगोल के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझने का प्रयास करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म का। यहाँ पर कुछ विशेष बातों का जिक्र किया गया है, जिनमें पहला है द डिवीजन ऑफ लेबर एज ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। श्रम विभाजन शहरी जीवन की एक खासियत मानी गई है, लेकिन खाद्य उत्पादन के अलावा दूसरी आर्थिक गतिविधियां भी विकसित हुई और इसमें फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स, सर्विसेज, टूल मेकिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी गई। अर्बन इकोनॉमी जी जब डेवलप होती है तो उसमें आवश्यकता होती है कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड्स को रखने का भी चलन देखा गया है। और व्यापार चूँकि एक विशेषता है अर्थव्यवस्था की, साथ ही दूसरी गतिविधियां भी उसमें शामिल होती हैं, तो वो तमाम गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था को संचालित करती हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामियाई सभ्यता में शहरीकरण का विशेष महत्व था।
कौन कौन सी वस्तुओं की आवाजाही होती थी शहरों में, माल की आवाजाही के विषय में हम समझने के लिए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम व्यापार की बात करते हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसके दो पिलर माने जाते हैं। मेसोपोटामियाई सिटीज़ में एक्सपोर्टेड आइटम्स की यदि हम बात करें तो टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बदले बहुत सारी चीज़ें वो इंपोर्ट किया करते थे, जिनमें वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और स्टोन्स ये प्रमुख वस्तुएं थी। ऐसा लगता है कि मेसोपोटामियाई लोग, जिनके पास खाद्य संसाधन तो बहुत समृद्ध अवस्था में थे, लेकिन खनिज संसाधनों की काफ़ी कमी थी, और इसी के चलते वो आयात और निर्यात करते थे, और आयात निर्यात से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इस आयात निर्यात में कुछ रिवर और चैनल्स और नेचुरल चैनल्स भूमिका निभाते थे, और ऐसा बताते हैं कि यूफ्रेट रिवर, फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में विकसित थी। साथ ही कुछ प्राकृतिक जलधाराएं और कुछ नहरें माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की बात करते हैं। लेखन कला के विकास पर जब हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि मेसोपोटामिया में जो प्रथम पट्टिकाएं पाई गई हैं वे करीब 3200 ईस्वी पूर्व की हैं, 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। इनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है, जिन्हें हम लोग आगे के डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ बैलों, मछलियों तथा रोटियों आदि की करीब 5000 सूचियाँ मिली हैं, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली वस्तुओं की संभवतः रही होंगी। स्पष्ट लेखन कार्य तभी आरंभ हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले भी अनेक लोग होते थे, और सौदा भी अनेक तरह के माल के विषय में होता था। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि मेसोपोटामिया के व्यक्ति मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। एक मिट्टी की पट्टिका इस चित्र में दिखाई गई है, जिस पर मैथमेटिकल एक्सरसाइज बताई गई है। और मिट्टी की पट्टिका चूंकि गीली पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, लिपिक लिखने वाले जो थे वो चिकनी मिट्टी को गीला करते थे, उसको गूंथकर, थापकर और एक आकृति की पट्टी का रूप दे देते थे, जिसको वो सरलता से अपने हाथ में पकड़ सकें और सावधानी पूर्वक उसकी सतह पर वो कीलाकार रूप में लिखने का कार्य करते थे। यहाँ हम जब कीलाकार की बात करते हैं तो कीलाकार लाटिनी शब्द क्यूनियस और फॉर्मा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है खूंटी के आकार का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पट्टिका हमें दिखाई दे रही है वो गीली पट्टी पर लिखा हुआ लेख है, जो एक गणितीय अभ्यास को दर्शाता है। आगे हम सिस्टम ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस ध्वनि के लिए कीलाकार या कीलाक्षर चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता था, वो केवल एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल एम या ए या सी। मेसोपोटामिया में वर्णमाला में अक्षर होते थे, जैसे पुट, लॉ, इन, एक्सेट्रा। इस तरह मेसोपोटामिया के जो लिपिक थे, जो लेखक थे, वो सैकड़ों चिन्ह उनको समझने पड़ते थे और गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही उनको लिखना होता था। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझना जरूरी है, लेखन कार्य के लिए काफ़ी कुशलता की जरूरत होती थी और लिखने का काम काफ़ी अहम था। इस तरह किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में पेश करना एक श्रेष्ठ बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। अर्थात दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि लेखन प्रणाली काफ़ी जटिल थी, जिसे हर कोई नहीं कर सकता था। लिटरेसी की बात करते हैं। जैसा कि स्पष्ट होता है, नंबर ऑफ पीपल हु कुड रीड एंड राइट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या के विषय में जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो साइन और सिंबल्स के आधार पर हम देख पाते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी कम रही होगी, क्योंकि प्रतीक तथा चिन्ह काफ़ी मुश्किल थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। चित्र में हम देख सकते हैं यूनिफॉर्म
चलाए हुए साइन देख रहे हैं हम लोग, दूसरे कुछ सिंबल्स देख रहे हैं। ऐसे सैकड़ों चिन्हों को समझना पड़ता था, उन्हें याद रखना पड़ता था, और ये साइन और सिंबल्स बड़े कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे जिनको समझना आसान काम नहीं था। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया में साक्षरता दर काफ़ी कम रही होगी। हालांकि दुनिया की एक विकसित सभ्यता की श्रेणी में उसे गिना जाता है, फिर भी साक्षरता के मामले में मेसोपोटामिया में साक्षरता कम रहने के संकेत मिलते हैं। लेखन के प्रयोग की बात करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले व्यापार और लेखन की व्यवस्था सर्वप्रथम राजा के द्वारा की गई होगी, क्योंकि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार यही पता चलता है कि राजा ने ही सबसे पहले व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी, और आगे लेखन कार्य सूचना एकत्र करने और दूर दूर भेजने का स्रोत तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी छवि मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेखन कार्य की जब भी आवश्यकता पड़ी होगी तो शहरी जीवन के साथ साथ और व्यापार और लेखन के मध्य के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए राजा के द्वारा लेखन कार्य को प्रारंभ कराया गया होगा। अब हम बात करेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा के बारे में। चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दक्षिणी मेसोपोटामिया का एक सर्वाधिक जो प्राचीन ज्ञात मंदिर दिखाया गया है, उसका जो प्लान दिखाया गया, नक्शा दिखाया गया, वो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व का है। और उसके नीचे जो आप देख पा रहे हैं वो करीब 3000 ईस्वी पूर्व में बना एक मंदिर है, जिसका खुला हुआ आंगन है और बाहर भीतर का मुख्य भाग उसमें दिखाया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि दक्षिण मेसोपोटामिया के शहरीकरण के साथ साथ और कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि दक्षिण मेसोपोटामिया में 5000 ईस्वी पूर्व से बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से ही कुछ ने पुराने शहरों का रूप ले लिया। शहर अनेक प्रकार के थे, जिनको हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहले वे जो मंदिरों के चारों तरफ विकसित हुए, दूसरे वे जो व्यापार के केंद्रों के तौर पर विकसित हुए, और बाकी शाही शहर थे। जब हम मंदिरों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थल थे। देवी देवताओं में और जो चंद्र देवता था तथा इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, उनको प्रमुख स्थान दर्शाया गया है। मंदिर ईंटों के बनाए जाते थे और समय के साथ ये बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों तरफ अन्य कमरे बने होते थे। कुछ मंदिर साधारण घरों से भिन्न किस्म के नहीं थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली ये सब चीजें लाते थे और मंदिर में पूजा आराधना की गतिविधियां उस समय होती थी। अब हम बात करेंगे लाइफ इन द सिटी। लाइफ इन द सिटी की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर एक उच्च और अथवा संभ्रांत वर्ग का ही वर्चस्व था। धन दौलत का अधिकतर भाग समाज के छोटे से समूह में केंद्रित था। इस बात की प्रमाणिकता इस तथ्य से होती है कि कीमती चीजें विस्तृत मात्रा में और में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों और समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिलती हैं। इससे पता चलता है कि एक वर्ग विशेष का वर्चस्व वहां पर था। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी, इसको समझना भी जरूरी है। तो आम आदमी की स्थिति को समझने के लिए जब हम कानूनी दस्तावेजों का जिक्र करते हैं, जैसे विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दों से संबंधित कानूनी दस्तावेजों की बात करते हैं, तो उससे ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श व्यवस्था समझा जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा, उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था और शादी की प्रक्रिया और विधि के विषय में कुछ जानकारी जो मिलती है, उसमें शादी करने की मर्जी के विषय में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसकी शादी के लिए अपनी सहमति दे देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ भेंट देते थे। जब रस्म पूरी हो जाती थी तो दोनों पक्षों की तरफ से आदान प्रदान किया जाता था उपहारों का। एक साथ मिलकर वो भोजन करते थे, मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते थे, और जब दुल्हन को उसकी सास लेने आती थी तब दुल्हन को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का भाग दिया जाता था। पिता का घर
पशुधन, खेत आदि उसके बेटे को मिलते थे। इस प्रकार से हम एक आम आदमी की स्थिति को भी यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ हमें समाज में दो वर्ग दिखाई देते हैं, एक उच्च वर्ग और एक सामान्य वर्ग। यदि हम अर्लीस्ट एक्सकेवेटेड सिटी के बारे में बात करें, उर के बारे में हम बात करें, तो हम पाते हैं कि जिन नगरों की सबसे पहले खुदाई की गई थी उसमें से उर एक प्रमुख नगर था, और लगभग 1930 के दशक में यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से खुदाई की गई थी। लेकिन ये जो लेआउट आप देख रहे हैं, जो दाईं तरफ जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया का चित्र है जो लगभग 2000 ईस्वी पूर्व का है। और यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ बंद गलियाँ भी दिख रही हैं। इसका मतलब यहाँ इर्रेगुलर शेप ऑफ हाउस प्लॉट्स जो दिख रहे हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर टाउन प्लानिंग नहीं थी। जिस प्रकार से हम मोहनजोदड़ो में टाउन प्लानिंग देखते हैं, उस प्रकार की टाउन प्लानिंग यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, जो इस नक्शे से हमें पता चलता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि नगर नियोजन की पद्धति की यहाँ पर कमी थी। नालियाँ भी यहाँ पर ठीक से नहीं बनी थी, जल निकास की व्यवस्था भी ठीक से नहीं थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नगरीय जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नियोजित नहीं थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर की, और वो व्यापारिक नगर है मारी नगर शाही राजधानी के तौर पे 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात फला फूला, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख रहे हैं। मारी नगर दक्षिण के मैदानी हिस्से में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार अच्छी होती थी, बल्कि यह फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर स्थित है, जो हम लोग मानचित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर आप कृषि भूमि देख सकते हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र देख सकते हैं, पठारी क्षेत्र भी देख रहे हैं और फरात नदी भी देख रहे हैं। तो ये जो चित्र है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मारी की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। ये जो मारी राज था वो वैसे तो कृषक और पशुचारक दोनों ही प्रकार के लोग यहाँ पर होते थे, किंतु इस क्षेत्र का जो अधिकांश हिस्सा था वो भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। और इस प्रकार से मारी एक व्यापारिक नगर भी था। मारी नगर एक अत्यंत अहम व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और दूसरे अन्य किस्म के माल नावों के माध्यम से फरात नदी के मार्ग दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के उच्च क्षेत्रों के मध्य ले जाया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि मारी नगर व्यापार के बल पर उन्नत हुए शहरी केंद्रों का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है। दिस वाज द गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ट्रेड। सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर की जब हम बात करते हैं, मेसोपोटामियाई संस्कृति में शहरों का क्या महत्व माना जाता है, यदि इस विषय पर हम प्रकाश डालते हैं तो हम पाते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो शहरी जीवन को बहुत पसंद करते थे, जहाँ कई वर्गों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते थे। युद्ध में शहरों के बर्बाद हो जाने के पश्चात वे अपने काव्यों के माध्यम से, अपने लिटरेचर के माध्यम से, एपिक के माध्यम से उनको याद किया करते थे। और इस प्रकार हमें पता चलता है कि मेसोपोटामियन संस्कृति में शहरों का विशेष महत्व बताया गया है। गिलगामेश एपिक में जो 12 टैबलेट्स जो दिखाई गई हैं वो ये बताती हैं कि मारी मेसोपोटामिया के लोग शहरों को बेहद पसंद करते थे। लेखन कला की देन के विषय में जानते हैं। द लेगेसी ऑफ राइटिंग, शायद मेसोपोटामिया की विश्व को जो सबसे बड़ी देन है वह है उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और देन भी हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 1800 ईस्वी के इर्द गिर्द की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, उनमें गुणा और भाग की तालिकाएं मिली हैं, वर्ग और वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। इसके अलावा समय का उपयुक्त बंटवारे के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार पूरे साल का 12 महीनों में विभाजन किया गया है। एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन किया गया है, और एक दिन का 24 घंटे में, और 1 घंटे का 60 मिनट में। ये जो सब हमारी रोज की जिंदगी का जो भाग है ये हमें मेसोपोटामिया से ही प्राप्त हुआ है, और हम ही नहीं अपितु पूर्ण संसार मेसोपोटामिया का सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि समय का जो उपयुक्त बंटवारा किया गया है उसे हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं।
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब भी होते हैं तो वर्ष, महीना और दिन के हिसाब से उनके घटने का, घटित बढ़ित होने का हिसाब रखा जाता था। और इसी तरह रात को आकाश में तारों और तारामंडल की दशा पर भी बराबर दृष्टि रखकर उसका हिसाब रखा जाता था। इस प्रकार से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इतनी समृद्ध सभ्यता है कि पूरे विश्व को उसने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और मेसोपोटामिया का जो महत्व है वो आज भी है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो अपनी लेखन प्रणाली और उसके साहित्य के लिए काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी समृद्धि, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध लेखन साहित्य, खगोल विद्या और गणित के लिए काफ़ी मशहूर है। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि मेसोपोटामिया दुनिया की समृद्ध सभ्यताओं में से एक है जिसका संपूर्ण ज्ञान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। थैंक यू वेरी मच।